कर रहा हूं। अच्छा बच्चों, इसमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो आज हमने पढ़ना है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं आपको बैकग्राउंड नॉलेज और एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा, उसका सिलेबस से लिंक नहीं होगा, जैसा कि इंस्ट्रूमेंटेशन। लेकिन वो बताना इसलिए लाजमी है बच्चों कि उसके बगैर आपको फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी ना। असल में तो आपको वही, जिस तरह कल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको वो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना है ना, वो कोई इंस्ट्रूमेंटेशन तो नहीं पूछ रहा आपसे। यहां पर भी ऐसे होगा कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में वो आपसे कोई इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन बेहतर यह है कि मुझे थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंटेशन, उसकी वर्किंग समझानी है, देन हम बेटा इंशाल्लाह जो स्पेक्ट्रम है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉपिक का नाम लिखिएगा बच्चों। टॉपिक का नाम है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अच्छा बच्चों, ये जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, जिसको आप एमएस लिखते हैं, ये भी एक एनालिटिकल केमिस्ट्री में टेक्निक है। जैसा कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी थी ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको क्या बताती थी, जरा बताइएगा बेटा। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको किस चीज के बारे में बताती थी? तो आप कहेंगे कि सर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करती थी, कि इसके अंदर अल्कोहल है, इसमें कार्बोक्सिलिक है। तो आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से फंक्शनल ग्रुप पता चलते थे। लेकिन ये जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, ये बहुत ही एडवांस है आईआर के मुकाबले में। ये आपको बहुत ज्यादा चीजें बताएगी। क्या क्या बताती है, जरा सुनिएगा बच्चों। अगर हम अगर हम बेटा इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर मशीन के अंदर एलिमेंट्स को यूज करें, एलिमेंट्स एज अ सैंपल इसमें रखें, तो फिर ये हमें क्या बताएगी? इट डिटरमिन्स दी, ये बेटा आपको क्या बताती है? डिटरमिन्स दी नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर परसेंटेज अबंडेंस। बेटा उनकी परसेंटेज अबंडेंस भी बताएगी, पहली बात। लेकिन अगर आप कोई कंपाउंड की बात कर रहे हैं बच्चों, किसी कंपाउंड की, मतलब इथेन, प्रोपेन, अल्कोहल, तो उसके बारे में क्या बताएगी? सुनो, ये आपको बेटा बताती है, इट टेल्स दी एमआर ऑफ कंपाउंड। ये आपको बेटा किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस भी बताएगी, मॉलिक्यूलर मैस। और यहीं तक नहीं, बल्कि ये स्ट्रक्चर भी बताएगी। इट डिटरमिन्स द स्ट्रक्चर। जो आपके बेटा कंपाउंड है, और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं, ये उनके स्ट्रक्चर्स को भी आइडेंटिफाई करेगी कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह का है। लेकिन सबसे पहले बेटा हम बात स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से ही, और वहां से स्टार्ट करते हैं जो आपने ओ लेवल्स में, आपको याद होगा जब एग्जामिनर आपको कहता था कि आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें, और आपको एक ग्राफ सा दिया होता था जिसमें उसकी परसेंटेज अबंडेंस होती थी, मैस होता था, आप उनको मल्टीप्लाई करते थे डिवाइड बाय 100। तो वहां से हम बेटा बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह करें बच्चों, आप इस जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डायग्राम तो देख ले। मैं अगेन आपको दोबारा ये बात बताऊंगा कि डायग्राम इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आपको दिखाना लाजमी है बच्चों, ताकि आपको कुछ आइडिया तो हो ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं ऐसी मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहता रहूं, आपके माइंड में कोई चीज ही ना हो। तो ये देखिए बेटा, ये आपके सामने मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। कुछ चीजें इसके बारे में बताऊंगा, नोट करनी हुई तो कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको एट द एंड नोट सेंड कर दूंगा, उसमें हर चीज लिखी होगी, ठीक है? तो आप सुन लें तो ज्यादा अच्छा है। बेटा ये आपके पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर। देखो सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, कि ये जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ना, इट ओनली वर्क्स विद गैशियस पॉजिटिव आइंस। अगर आप ये चाहते हैं कि आप मैस स्पेक्ट्रोमीटर में अपना सैंपल इंसर्ट करें और उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए लाजमी है कि जो आपका सैंपल होगा, एक तो गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा बच्चों उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ और सिर्फ गैशियस पॉजिटिव आइंस के साथ काम करता है। अगर इसके अंदर
आप कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल डालते हैं या कोई नेगेटिवली चार्ज आयन डालेंगे तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, वो मशीन में ही लॉस्ट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप देखिए बेटा, ये आपका वेपोराइज सैंपल आ गया, यहां से आपने अपना सैंपल इन करना है, राइट। सैंपल इन करेंगे, अभी आपका सैंपल न्यूट्रल है, तो आप पहला स्टेप बेटा देखें, यहां क्या लिखा है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन होगी बच्चों यहां पर। ये जो आपको एक फिलामेंट नजर आ रहा है बच्चों, ये टंगस्टन फिलामेंट है। टंगस्टन फिलामेंट नाम सुना होगा आपने। ये बेटा इलेक्ट्रॉन गन है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और ये जो आप आयोनाइज करेंगे ना, मैं कह रहा हूं जी आपने अपना सैंपल आयोनाइज करना है, तो वो कैसे होगा, आप अपने सैंपल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको आप कैथोड रेज भी कह सकते हैं। कैथोड रेज पता है ना बेटा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो कैथोड रेज की बेसिकली आपने बम्बार्डमेंट करवानी है ताकि आपका सैंपल आयोनाइज हो, ठीक है। और जब सैंपल आयोनाइज होगा, अच्छा मैं आपको किस थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देता हूं, आयोनाइजेशन का क्या मतलब है। देखो बेटा, आयोनाइजेशन का ये मतलब है कि सपोज करते हैं आपके पास नियोन है, फॉर एग्जांपल आपके पास नियोन है 1020, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है बेटा इसके आउटर शेल में। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसको थोड़ा छोटा सा करके लिखते हैं फिर चले। ये नियोन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। बेटा आप जब इसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे ना, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, एक नियोन को यहां से निकाल देगा। तो आपके पास अब नियोन इस तरह का बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, नियोन 1+, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बेसिकली बेटा होता यह है कि जो नियोन 1020 है ना, आप जब इसके ऊपर ये फिलामेंट है टंगस्टन, यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो ये नियोन 1+ में चला जाएगा। तो ये अब आपके काम की चीज है भाई, ये जो पॉजिटिव आयन बना है ना, ये काम की चीज है। और इस पॉजिटिव आयन को डेफिनेटली ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अच्छा, कि तो मैंने आपको एटम की एग्जांपल दी, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी आप यूज कर सकते हो ना। जैसा क्लोरीन है, आपके पास ना बेटा क्लोरीन का सैंपल है, क्लोरीन का, क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं ना। तो आप ये देखना चाहते हो बेटा, खुबैब अभी सिर्फ सुनते जाओ, मैं आपको बता दूंगा क्या याद करना है बेटा, ठीक है, अभी सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट ले लो। अच्छा बेटा देखो, आपके पास क्लोरीन का सैंपल है, क्या क्लोरीन के अंदर, क्या क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो आपके पास अगर क्लोरीन गैस है और आप ये देखना चाहते हो भाई कि इस क्लोरीन में कितने आइसोटोप है, उनकी क्या अबंडेंस है, तो आप मैस स्पेक्ट्रोमीटर मशीन यूज करोगे उसकी नंबर ऑफ आइसोटोप को ढूंढने के लिए, उसकी परसेंटेज अबंडेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब जैसे क्लोरीन गैस को आप बेटा इसमें से पास करवाएंगे ना, तो क्लोरीन की भी आयोनाइजेशन होगी। अच्छा, क्लोरीन की कैसी होगी ये मैं अगले स्टेप में बताता हूं, चलिए ठीक है, क्लोरीन के अगले स्टेप में बताता हूं। अब बेटा देखो, अब एक बात सुनो, यहां पर ये पॉजिटिव आयन बन गए, ठीक है। आयोनाइजेशन में क्या हुआ है कि आपके पास पॉजिटिव आयन फॉर्म होगी। अब आपने तो नियोन गैस का सैंपल बेटा इसमें इन किया था ना, तो लाजमी तो नहीं है सारे नियोन 20 होंगे, कुछ आइसोटोप्स भी होंगे ना नियोन में, 21 वाले, तो उसकी भी आयोनाइजेशन हो जाएगी बेटा, 1021 1+। कुछ बेटा नियोन 1022 भी होंगे, तो इसकी भी आयोनाइजेशन हो जाएगी। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, आप इस तरह एज्यूम करें कि भाई आपने जो नियोन गैस का सैंपल इस मशीन में इन किया ना, तो उस नियोन गैस की आयोनाइजेशन तो हो गई है, एक एक इलेक्ट्रॉन। मैं आइडियल कंडीशन में सबका 1 1 1 कर रहा हूं। वैसे ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी नियोन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम आइडियल कंडीशन देख रहे हैं कि भाई सिर्फ 1 1 1 है। अब आप क्या समझते हैं बच्चों, अब आप क्या समझते हैं कि यहां पर ये जो नियोन बना है, एक है आपका नियोन 1+1020, एक है बेटा नियोन 1+21, और एक है नियोन 1+22। आपके ख्याल में
क्या तीनों एक जैसी स्पीड से मूव करेंगे? क्योंकि गैस है ना, इन्हें मूव करना है। क्या एक जैसी स्पीड से मूव करेंगे ये तीनों नियॉन आइंस? जी बच्चों ये बताइएगा। नहीं, क्योंकि बच्चों हर नियॉन का डिफरेंट मैस है। एक नियॉन है 20, बेटा एक नियॉन है 21, एक नियॉन है 22। तो जो हैवी मैस वाला होगा, हैवी मैस वो स्लो मूव करेगा, जो लाइटर मैस वाला है वो फास्ट मूव करेगा। तो आप क्या करते हैं बच्चों, आपने ना इनको असल में आगे मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाना है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड में पास करवाने से पहले आप इनकी स्पीड को इक्वल करेंगे, एक जैसी इनकी स्पीड होनी चाहिए। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप मैंने यहां लिखा है एक्सेलरेशन, कि ये जो डिफरेंट मैसेज के आइंस बने हैं, इनकी स्पीड को आपने एक्सेलरेट करना है, ताकि इनकी स्पीड, एक जो स्लो मूव कर रहा है उसको फास्ट करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे होती है बेटा, इसका एक अलहदा से प्रोसेस है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उस पर मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। पर जब इनकी एक्सेलरेशन हो जाएगी, जब ये तीनों एक्सेलरेट हो जाएंगे, देन आपने क्या करना है भाई, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बेटा ये होगा कि आपके पास ये जो तीन नियॉन थे ना, एक नियॉन था 20 वाला, एक नियॉन था 21 वाला, और एक नियॉन है 22 वाला, तीनों आइंस हैं। बेटा इन पॉजिटिवली चार्ज आइंस को आप जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएंगे, तो आप क्या समझते हैं बच्चों, जब ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेंगे तो क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन होगी। किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सी है। आप एज्यूम करें, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि उससे आपको समझ आए। आपके सामने से ना बेटा दो जो है बच्चे भाग के जा रहे हैं, दो बच्चे, आप इन दोनों बच्चों को इक्वल फोर्स से पुश करें, तो वो बच्चा जो थोड़ा सा लाइट वेट होगा वो ज्यादा दूर जाएगा, और जो बच्चा थोड़ा सा हेल्दी होगा वो कम दूर जाएगा, क्योंकि इनके मैसेज है ना। या आप इस तरह करें, आप दो बॉल्स ऊपर फेंकें, एक आपके पास प्लास्टिक बॉल है और एक आपके पास हार्ड बॉल है, क्रिकेट बॉल। तेज हवा चल रही है, आप दोनों बॉल्स को ऊपर फेंकेंगे, तो जो प्लास्टिक वाली बॉल है बेटा वो हवा के जरिए से पुश हो जाएगी, उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा जब आप उसको ऊपर फेंकेंगे ऐसे। लेकिन जो हार्ड बॉल को आप ऊपर फेंकेंगे बेटा, तो वो जो तेज हवा चल रही है उससे डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ मैसेज की वजह से डिफ्लेक्शन पर फर्क पड़ता है। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, जब ये नियॉन के आइंस, जब ये नियॉन के आइंस गुजरेंगे मैग्नेटिक फील्ड में से, तो बताओ कौन से आइंस ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, नियॉन 20, 21, 22? आप मुझे बता सकते हैं कि लाइटर आइंस ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे या हैवियर आइंस ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे? जी बच्चों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिन आइंस का मैस कम होगा, लाइटर आइंस विल डिफ्लेक्ट मोर, बिल्कुल ठीक है खुबैब। और जो हैवियर आइंस है वो कम डिफ्लेक्ट होंगे। अब एक बात सुनो, आपको ये तीन लाइंस नजर आ रही हैं? अगर आप गौर करें तो एक बेटा ये आपके पास ये आ रही है ऐसे, एक ये बेटा जा रही है ग्रीन लाइन सी ऐसे, ये बिल्कुल जाकर आगे डिटेक्टर पर हिट कर रही है, और एक बेटा आपके पास ये जा रही है इधर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, मे बी ये नियॉन 20 वाला आइन हो, ये बेटा रेड वाला जो है ना ये नियॉन 21 वाला है, और ये बेटा आपके पास है नियॉन 22, है ना। अच्छा ये क्या करते हैं बेटा, मेन काम तो है आपका मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड आपके डिफरेंट मैसेज वाले आइंस को सेपरेट करती है। देखो ना बच्चों, पहले ये इकट्ठे मूव कर रहे थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में जब आए तो इनमें सेपरेशन हो गई है। तो एट अ टाइम एक टाइप का आइन जाकर हिट करेगा डिटेक्टर पर, दिस इज डिटेक्टर। बेटा एक टाइप का जो आइन है ना वो डिटेक्टर पर जाकर हिट करेगा, और ये जो नियॉन 20 है ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, ये डिटेक्टर तक नहीं पहुंचा। नियॉन 22 भी बेटा बहुत कम डिफ्लेक्ट हुआ है, ये भी डिटेक्टर तक नहीं पहुंचा। तो डिटेक्टर पर कौन सा आइन पहुंचा है, नियॉन 21। तो आपके पास बेटा जो एक ग्राफ बनना शुरू होगा, अच्छा डिटेक्टर के अंदर ना काउंटर लगा होता है, काउंटर वो काउंट कर रहा होता है
कि कौन से आइंस मेरे ऊपर हिट कर रहे हैं, कितने आइंस हैं जिन्होंने हिट किया है, तो उसकी फिर एक पीक आपको ग्राफ में मिलेगी। बच्चों, आपको एक ग्राफ दिखाता हूं ताकि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो। हम्म, हम्म, एक मिनट, अभी आपको बेटा एक ग्राफ भी दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि ना फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कैसे काम कर रहा है। एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी। अच्छा बच्चों, देखो, इस तरह का ना आपको बेटा ग्राफ मिलेगा। ये नियोन का नहीं है, ये मतलब किसी और का है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको इस तरह का बेटा एक ग्राफ मिलेगा। स्टूडेंट्स, अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे, बराए मेहरबानी, अगर आप क्वेश्चन अभी ना पूछें। मुझे काफी चीजें एक्सप्लेन करनी है, आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप फोकस करें, क्योंकि फिर मेरा भी जो है ना, मैं बल्कि मैसेजेस वाला ऑप्शन अभी फिलहाल इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, फिर मेरा ध्यान भी उधर चला जाता है, जो बातें मैंने बतानी होती है मेरे माइंड से निकल जाती है। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, फिर आप लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपसे डिस्कस करनी है बेटा। अब देखो, मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेटा, कि एक जो पॉजिटिव आइन है वो जाकर डिटेक्टर पर हिट कर रहा है, और डिटेक्टर के अंदर काउंटर लगा हुआ है। काउंटर उस पॉजिटिव आइन को काउंट करेगा कि कौन से पॉजिटिव आइन कितनी दफा हिट कर रहे हैं, तो आपके पास बेटा इस तरह की पीक बनना शुरू हो जाएंगी। सपोज अगर नियॉन 20 है ना, तो यहां तो 20 शो नहीं हो रहा, 20 पर आपको इस तरह की पीक मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसे लंबी सी। तो जितने ज्यादा आइंस हिट करेंगे उतनी लंबी पीक, उतनी बड़ी ये लाइन बेटा आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन बता रहा हूं, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि भाई आपके सामने जब मैं ये स्पेक्ट्रम लेकर आऊंगा तो आप उससे परेशान ना होइएगा कि ये लाइन कहां से डेवलप हुई है। तो फिर सुनिएगा ये लाइन कैसे बनी है। ये लाइन बेटा ऐसे बनी है कि ये जो मैस स्पेक्ट्रम है ये जिरकोनियम का है। चलो मैं लिख देता हूं, ये मैस स्पेक्ट्रम मैंने जो बनाया है ये जिरकोनियम का है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं, मैस स्पेक्ट्रम ऑफ जिरकोनियम। जिरकोनियम बेटा एक ट्रांजिशन मेटल है आपका। अब हुआ ये बेटा, सुने, आपने जिरकोनियम सैंपल इस मशीन में इन किया। जिरकोनियम तो सॉलिड था, लेकिन आपने गैशियस फॉर्म में इन किया, वेपोराइज किया। फिर जैसे ही जिरकोनियम बच्चों इस मशीन में एंटर हुआ, तो उसकी आयोनाइजेशन होगी, ठीक है। उसकी क्या हुई? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब यह है कि बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपने उसको पॉजिटिवली चार्ज आइंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो जिरकोनियम के पॉजिटिव आइंस बने हैं ना बच्चों, ये जो जिरकोनियम के पॉजिटिव आइन बने हैं, ये पॉजिटिव आइन जब मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे, तो इन जिरकोनियम आइंस की डिफ्लेक्शन होगी। जो लाइटर है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट, जो हैवी है वो कम डिफ्लेक्ट। और एक टाइप का जिरकोनियम आइन होगा वो डिटेक्टर पर हिट कर रहा होगा। अच्छा, फिर आपने तो भाई सारों को हिटिंग करवाना है ना। आप यहां से ना बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, आप इसकी स्ट्रेंथ को चेंज करें। आप जैसे इसकी स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे ना, तो यहां पर मे बी जो पहले मोस्ट डिफ्लेक्टेड था, जो पहले बेटा मोस्ट डिफ्लेक्टेड था, मे बी अब वो क्या करे, डिटेक्टर पर हिटिंग शुरू कर दे। तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स के आइंस डिटेक्टर पर हिटिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आप जहन में रखें कि सैंपल को जब आप इन करते हैं, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे होते हैं कि उन उन पॉजिटिव आइंस की भी बारी आए जो कि डिटेक्टर तक नहीं पहुंच सके, जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
आप फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके उनको भी डिटेक्टर तक पहुंचाते हैं, ताकि बेटा आपको उनकी क्वांटिटी पता चल सके ना, कि सैंपल में, कि जिरकोनियम के सैंपल में जो जिरकोनियम 90 वाला आइसोटोप है उसकी क्या अबंडेंस है, जो जिरकोनियम 91 वाला आइसोटोप है उसकी क्या अबंडेंस है, 92 वाले की क्या अबंडेंस है, 94 वाले की क्या अबंडेंस है, 96 वाले की क्या अबंडेंस है। तो बेसिकली ये आपको अबंडेंसेस यहां से पता चलेंगी। ठीक है। अब ये तो बेटा आप सबको पता है ना कि इसका मैथ कैसे निकालते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें किसका, जिरकोनियम का, तो आपको भाई इनकी अबंडेंस पता होनी चाहिए। मैं ऊपर लिख देता हूं चलो, क्योंकि यहां से भी देखना मुश्किल है। 90 वाले की अबंडेंस है बेटा 51.5%, 91 की अबंडेंस है 11.2%। ये गिवन होगा आपको, ये गिवन होगा बच्चों। 92 वाले की अबंडेंस है 17.1%, 94 वाले की अबंडेंस है 17.4%, 96 वाले की अबंडेंस है 2.8%। तो अगर आपने बेटा इसका ए आर निकालना है तो आप क्या करते हो, आप इस 51.5 को 90 से मल्टीप्लाई करते हो, 90 प्लस 11.2 इंटू 91 प्लस 17.1 इंटू 92 प्लस 17.4 इंटू 94 प्लस 2.8 इंटू 96, और परसेंटेज है तो आउट ऑफ 100। बेटा बताओ ऐसे ही करते थे या नहीं करते थे, ये बता दो, क्या ऐसे ही निकालते थे? अच्छा, अब वो आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसकी अबंडेंस आपको पता चल जाएगी क्या आ रही है। रिलेटिव एटॉमिक मास आपका चेक कर लीजिएगा, अराउंड ये आना चाहिए 91.3 बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम एक और चीज की तरफ चलते हैं। एक तो यहां से जो आपको कॉन्सेप्ट मिला वो क्या, वो सुन ले। कंसेप्ट आपको ये मिला भाई, ये जिरकोनियम मेटल है तो ये एटॉमिक फॉर्म में होता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो आपको ये बात समझ आई कि भाई जितने आइसोटोप्स होंगे उतनी पीक्स आएंगे। इस बात से एग्री करते हो? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिरकोनियम के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जिरकोनियम के 5 आइसोटोप्स हैं और उनकी 5 पीक्स आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा हूं बेटा इधर, ये जो यहां पर, ये जो बेटा यहां पर आपको मैंने कहा ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड में सेपरेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज हो रही है, ये बात ठीक है, मैसेज की बेस पर होती है सेपरेशन। लेकिन एक और फैक्टर भी है जिसकी बेस पर डिफ्लेक्शन होती है, या डिफ्लेक्शन जिसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है। एक तो हम कह रहे हैं भाई कि जिसका हैवी मैस होगा, जिसका मैस हैवी होगा उसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी। जिसका मैस कम होगा, जो लाइट इन वेट होगा, उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। एक और चीज भी है बच्चों, गेस कर सकते हो जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होती है, चार्ज। चार्ज बेटा, एक आइन है जिसके ऊपर +1 चार्ज है, एक आइन है जिसके ऊपर +2 चार्ज है, एक आइन है जिसके ऊपर +3 चार्ज है। तो कौन सा ज्यादा, बेटा कौन सा ज्यादा चार्ज जो है ना डिफ्लेक्ट होगा, ये बता सकते हैं? कौन सा चार्ज ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा? जी बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोर चार्ज, जिसका चार्ज ज्यादा होगा। मैं इसके लिए बेटा आपको एक पैराग्राफ यहां पर लिखवा देता हूं, ताकि आप ये ना समझे ना कि सारी बातें जुबानी हो रही हैं। ये बेटा मैं यहां लिख देता हूं इस बात को। अलबत्ता मैंने आपसे कहा है कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये बेटा हम पढ़ लेंगे। ये देखो जरा बेटा, असल में दो फैक्टर्स हैं, एक है मैस और एक है चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, याद रखिएगा, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन। अब एक, मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं बेटा। कह रहे हैं एक आइन है जिसका मैस है 28। ये इस तरह है भाई, मैस ओवर चार्ज, Z इज द चार्ज, M इज द मैस। बेटा एक आइन है जिसका मैस है 28 और उसका चार्ज है 1। आंसर क्या आएगा? 28 ही आएगा। इट्स मैस टू चार्ज रेशियो वुड बी 28। एन आइन विद अ मैस ऑफ, बेटा एक और एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है एक आइन है जिसका मैस है 56 और उसका चार्ज है 2+, 2 से डिवाइड करेंगे
तो इसका आंसर क्या आ रहा है 28। तो भाई मास टू चार्ज रेशियो सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो डिफ्लेक्शन सेम होगी। ठीक है, ये बिल्कुल बेटा एक्स्ट्रा चीज है, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए। वो क्यों, उसकी रीजन बता देता हूं कि आप जब भी ये पढ़ेंगे ना मास टू चार्ज रेशियो, तो ये देखो उसने एम ओवर जी लिखा होगा, तो भाई आपको इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना कि एम ओवर जी का क्या मतलब है। ये मास टू चार्ज रेशियो है कि ये जो आपके आइंस मैग्नेटिक फील्ड में सेपरेट होते हैं ना, ये सिर्फ मैसेज की बेस पर नहीं, चार्ज की बेस पर भी सेपरेट होते हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, सिर्फ +1 चार्ज को ही डिस्कस करेंगे। +1 चार्ज, देखो जैसे नियोन है ना, नियोन, एक नियोन था 20, एक नियोन था 21, और एक नियोन था 22। तो सब पर हमने चार्ज +1 रखा हुआ था। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा इसमें जो है ना, अब आपका +1 चार्ज इज सेम, तो मैस जिसका ज्यादा होगा, मैस जिसका ज्यादा होगा बेटा यहां पर, उसका मैस टू चार्ज रेशियो भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड 1 से कर रहे हैं ना। अच्छा बेटा, अब इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहे कि अगर आपके पास एक आइन है जिसका मैस 28 है, चार्ज +1 है, तो उसका मैस 28। इसी तरह अगर मैस ज्यादा हो गया लेकिन चार्ज भी बढ़ गया, तो अगेन आपके पास 28 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं जी नेक्स्ट, मैं आपको मैस स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन बताना चाहता हूं। जरा मैस स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन। बेटा क्लोरीन जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है Cl2। दिस इज नॉट एटम, दिस इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्लोरीन के बेटा दो आइसोटोप्स होते हैं, अगर आपको याद हो, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। ये बेटा आपका एग्जिस्ट करता है 75%, और ये बेटा आपका एग्जिस्ट करता है 25%। ये याद कर लीजिएगा, ये परसेंटेज याद करनी है, राइट। क्लोरीन के लिए मैं बताता जाऊंगा जिस चीज याद करनी है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, भाई क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, तो बताएं इसकी, इसका जो स्पेक्ट्रम होगा, मैस स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन, उसमें कितनी पीक्स होंगी, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। और ये एग्जाम का स्टाइल भी है बेटा, एग्जामिनर इस तरह पूछेगा। ताहा कह रहा है दो होंगी, रेयान ने सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे क्या कहते हैं भाई? उमर कह रहा है तीन होंगी, अमसाल दो कह रहे हैं, नहीं बेटा। अब गलत आंसर दे रहे हैं, जरा सुनिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है ना, अब आप इसको सीखे। बेटा जब तक तो बात हो रही थी ना हमारे पास उन एलिमेंट्स की जो एटॉमिक फॉर्म में, ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है, जब तक कि हम उन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे जो एटॉमिक फॉर्म में है, मतलब के मेटल्स, मतलब के कार्बन वगैरह। जिस तरह कार्बन है ना बेटा, कार्बन के मैं कहता हूं तीन आइसोटोप्स हैं, तो उनकी पीक्स कितनी आएंगी? तीन आएंगी। जिरकोनियम है, मैंने कह रहा हूं जी इसके पांच आइसोटोप्स हैं, तो पीक्स कितनी आएंगी? पांच आएंगी, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, उनके जितने आइसोटोप्स होंगे उतनी ही पीक्स आएंगी। ठीक है ना बेटा, ये तो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन मसला आता है जब आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, वहां पर जितने आइसोटोप्स होते हैं उतनी पीक्स नहीं आती। तो अब यहां क्या होगा, सुनिएगा बच्चों। अब बेटा पहला काम आपने ये समझना है कि मैंने आपसे कहा था कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, अब आप बड़े ध्यान से समझेंगे, मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जब भी आप अपना सैंपल इन करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर में बेटा जब भी आप अपना सैंपल इन करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो सैंपल होगा ना, आपका जो सैंपल होगा आपने उसको आयोनाइज करना है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी। तो बेटा आपका सैंपल है क्लोरीन इस दफा, Cl2। ठीक है, ये बेटा इसकी बॉन्डिंग है, ये इसकी बॉन्डिंग है। ठीक है जी, मैं एज्यूम करता हूं ये भी 35 है और ये भी 35 है, हो सकता है ना दोनों 35 वाले हो। बेटा जब आप इसकी बम्बार्डमेंट करवाएंगे, देखो बम्बार्डमेंट जब आप इसकी, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। मैं सिर्फ ये भी यहां पर आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, वो ये कि जब आप, टंगस्टन फिलामेंट है ये,
जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इससे हिट करेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल से, तो क्या करेंगे बेटा, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल देंगे। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो जरा देखिएगा अब क्या होगा भाई। अब ये होगा कि ये क्लोरीन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, और ये रेड कलर का क्लोरीन, और इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर। तो क्या प्लस चार्ज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बताओ, पहले ये बताओ भाई। सर मुझे आपकी बात नहीं समझ आई कि आप 25 क्या कह रही है बेटा। छोड़े भी 25 को, पहले ये मुझे बताएं कि क्या प्लस आना चाहिए ना। अच्छा, इसको लिखने का स्टाइल इस तरह है बेटा, एक तो देखो प्लस आ गया, लिखने का स्टाइल इस तरह है कि आप ये जो मैंने यहां डाला है ना बेटा एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी यहां से हटाकर, ये स्टाइल है सिर्फ लिखने का कि आप इसको भी इधर डालेंगे बेटा ऐसे, ये मॉलिक्यूलर आइन बन गया आपका, मॉलिक्यूलर आइन। अच्छा, आप इस बात पे हैरान होंगे, आप इस बात पे हैरान होंगे, आप कहेंगे कि सर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बॉन्ड क्यों नहीं टूटा भाई, बॉन्ड क्यों नहीं टूटा। ठीक है, बॉन्ड टूटना चाहिए ना। तो बेटा बॉन्ड सम टाइम नहीं टूटता, उसकी रीजन पता है क्या है, सम टाइम टूटेगा भी। ये देखो, ये जो इस क्लोरीन का न्यूक्लियस है, जो इस क्लोरीन का न्यूक्लियस है, वो इस इलेक्ट्रॉन्स के जरिए अट्रैक्शन अभी तक उनने बनाई हुई है। तो एक इलेक्ट्रॉन के जरिए भी बेटा आपका बॉन्ड कुछ जगह पर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के जरिए दोनों क्लोरीन्स अभी तक जुड़े हुए, ठीक है ना। लेकिन बेटा इसको लिखना इस तरह नहीं है, इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा सुनो। लिखने का स्टाइल ये होता है कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे लिखते हैं, ये है ना। तो मॉलिक्यूलर आयन ऐसे लिखते हैं बेटा, ये Cl2 लिखा, एक प्लस का साइन और एक डॉट, ये इस तरह बेटा लिखना है आपने। प्लस का मतलब ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, और डॉट का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आइन बेटा, इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आइन। ये मॉलिक्यूलर आइन है, बट दिस इज अनस्टेबल बच्चों, ये अनस्टेबल है, ठीक है ना, डिकम्पोज भी हो जाएगा। अभी आपने बेटा सुनते रहना है, क्योंकि अभी मुझे पता है आपके माइंड में काफी क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करें और जरा आ, इसको सिर्फ सुने जो मैं अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। फिर बताता हूं भाई मैंने क्या बताया। ये आपके पास एक क्लोरीन मॉलिक्यूल था, इसको आयोनाइजेशन चैम्बर में जब मैंने इन किया, तो भाई आयोनाइजेशन चैम्बर में जो कैथोड रेज थे उनकी बम्बार्डमेंट हुई, तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, भाई एक से ज्यादा भी निकल सकते हैं, ठीक है, हम आइडियल कंडीशन देख रहे हैं, आसान कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और लाजमी नहीं है बच्चों, लाजमी नहीं है कि सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकले, सम टाइम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पहले शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये भी हो सकता है। तो बेटा आपके पास ये बन गया भाई मॉलिक्यूलर आइन, जिसको मैंने दोबारा इस तरह लिखा है बेटा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर आइन, सम टाइम बेटा ये मॉलिक्यूलर आइन नहीं टूटता, सम टाइम ये मॉलिक्यूलर आइन, मैं क्या कह रहा हूं, ये ब्रेक डाउन नहीं होता, और ये डिटेक्टर तक पहुंच जाता है, डिटेक्टर पर जाकर हिट करेगा यही मॉलिक्यूलर आइन। तो मुझे बता सकते हो बेटा इसका मैस क्या होगा, व्हाट इज द मैस, इसका एमआर क्या होगा भाई, दोनों क्लोरीन 35 वाले थे, क्या एमआर होगा इसका। हाँ बच्चों, इसका एमआर क्या होगा जरा बोलिएगा। 70, आपको 70 पर एक पीक मिलेगी, क्योंकि दोनों क्लोरीन 35 वाले। दोबारा सुने जिनको समझ नहीं आया, लेकिन मैं डिफरेंट एग्जांपल से वो कराऊंगा। ये एक केस हो गया बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि आपके पास जो क्लोरीन है बच्चों, आपके पास जो क्लोरीन है उसमें एक क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन 35 हो और एक क्लोरीन 37 हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसकी बेटा जब आप बंबार्डमेंट करवाओगे, ये निकल गया, बीच ये इलेक्ट्रॉन इस दफा निकल गया, तो अब आपके पास अगेन क्या बनेगा देखो, Cl, ये प्लस आ गया, है ना। लेकिन इसको लिखते इस तरह नहीं है बेटा, लिखते फिर इसको इसी तरह है कि आपने ये Cl2 लिखा, ये Cl2 प्लस भी डालेंगे साथ डॉट भी डालेंगे, मॉलिक्यूलर आइन, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। बेटा बता सकते हो इसका मैस क्या होगा। ये जो पॉजिटिव आइन हम एज्यूम करते हैं, ये भी बेटा, ये इसका भी बॉन्ड टूटा नहीं है, और ये जाकर पहुंच गया डिटेक्टर तक पहुंच गया,
जी बेटा, इसका मैस क्या होगा, इसका एमआर बता सकता है कोई बच्चा? एक 35 था, एक 37 था, इसका एमआर कितना होगा? इसका होगा 72। तो इसकी एक पीक 72 पर, भी आपको बताऊंगा पीक कैसे बनेगी। बेटा तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना बच्चों, तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो ये मैं आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर आइन पीक बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर आइन। अभी फ्रेगमेंटेशन पे नहीं आया है, इसको ब्रेक डाउन मैंने नहीं किया अभी। बेटा थर्ड ये भी तो हो सकता है बच्चों कि आपके पास जो दोनों क्लोरीन है वो 37 वाले हों, दोनों ही क्लोरीन 37 वाले हों, और जब आप बेटा इसकी फ्रेगमेंटेशन करवाएं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो आपके पास बना बेटा यहां पर ये। अच्छा, अब मैं इसको जरा इस तरह लिख देता हूं, Cl2, ये Cl2 प्लस डॉट और ये इलेक्ट्रॉन। बेटा इसका एमआर कितना होगा भाई, ये बताएं, इसका एमआर कितना होगा? 74, क्योंकि दोनों 37 वाले, ये मॉलिक्यूलर आइन है। तो मुझे ये बताओ बच्चों, अब जरा फिर सुनो, मैंने कहा था कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं और उनकी अबंडेंस 75-25 मतलब 3:1 है। हर चौथा क्लोरीन 37 वाला होगा। तो बेटा ये पॉसिबिलिटी है ना, अगर आपके पास एक Cl2 का मॉलिक्यूल है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों एटम्स 35 वाले हो, और उससे जो मॉलिक्यूलर आइन बनेगा उसका मैस होगा 70। पर ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पास जो Cl2 है उसमें एक क्लोरीन 35 हो, एक 37 हो, उसके रिजल्ट में जो बेटा आपके पास आइन बनेगा उसका मैस होगा 72। और बेटा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो क्लोरीन है उसमें दोनों 37 हो, उसके रिजल्ट में जो मॉलिक्यूलर आइन बनेगा उसकी पीक आएगी 74। तो मॉलिक्यूलर आइन पीक का मतलब ये होता है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और किसी भी वजह से बॉन्ड नहीं टूटा, स्टिल बॉन्ड रहा, और वही मॉलिक्यूलर आइन जाकर हिट करेगा डिटेक्टर पर और डिटेक्टर उसको फिर एनालाइज कर लेगा और आपके पास स्पेक्ट्रम में उसकी पीक आएगी। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है बेटा। जनरली क्या होता है सुनो, जनरली ये होता है बच्चों कि आप जब, ये है ना आपके पास, अब मैं आपको फ्रेगमेंटेशन सिखा रहा हूं बेटा। बेटा अजान हो लेने दें, अजान के बाद अभी दोबारा कंटिन्यू करते हैं, किसी बच्चे ने जाना नहीं है बड़ा, अब मेन चीज अब स्टार्ट होने वाली है बेटा। ये आपके पास है क्लोरीन, ठीक है, अब दोबारा देखें, क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 था, इसमें ये पॉसिबिलिटी थी ना एक 35 और एक 37 हो, दोनों 35 भी हो सकते थे। तो बच्चे जब 35-37 वाला मैंने लिया, इसकी आयोनाइजेशन हो रही है, दिस इज द आयोनाइजेशन। जब आपने बेटा इसकी आयोनाइजेशन की तो देखो, मैंने क्या किया, कलर इसलिए यूज किया था कि आपको पता चले, मैंने ये कहा कि जो क्लोरीन 37 वाला इलेक्ट्रॉन था मैंने उसको रिमूव करवाया, तो आपके पास ये फ्री रेडिकल बन गया, और जो 37 वाला था बेटा उसका आइन बन गया। मुझे बताओ मैस स्पेक्ट्रोमीटर के लिए, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के लिए काम की चीज क्या है, फ्री रेडिकल या पॉजिटिव आइन? मैस स्पेक्ट्रोमीटर के लिए काम की चीज क्या है बच्चों? आइन। मैंने पहली स्टेटमेंट ये लिखवाई थी, जरा देख लो, मैंने कहा था कि इट ओनली वर्क्स विद द गैसियस पॉजिटिव आइन। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर के लिए जो काम की चीज है बेटा वो ये आइन है, Cl+। ये जो फ्री रेडिकल है ये मशीन में ही जाया हो जाएगा। लेकिन बेटा ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना, देखो कि आप जब आयोनाइजेशन करवाओ तो 37 का इलेक्ट्रॉन लूज ना हो, 35 वाला इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है बताओ? बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि क्लोरीन 35 का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, तो फिर चार्ज किस पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। अब बच्चों जरा बताना, अब बच्चों बताना कि आपका जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें जो डिटेक्टर लगा हुआ है वहां पर पॉजिटिव आइन जाकर हिट करेगा, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि क्लोरीन 35 जाकर हिट करे, एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्लोरीन 37 जाकर हिट करे, फिर एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपका मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, अच्छा इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ब्रेक डाउन होना, क्या बोलते हैं इसको? फ्रेगमेंटेशन, कि ब्रेक डाउन होना। लेकिन बेटा ये पॉसिबिलिटी भी है कि विदाउट फ्रेगमेंटेशन आपका पूरे का पूरा पॉजिटिव आइन ऐसे ही जाकर हिट कर ले भाई,
तो इस वजह से अब जरा देखिएगा कि क्लोरीन का जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो कैसा दिखता है आपको। ये देखिए भाई, मैस स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन, मैं यहां ऊपर हेडिंग देता हूं, मैस स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन। बच्चों देखो, फिर देखो, क्लोरीन के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपके पास क्लोरीन 35 दोनों हो सकते हैं, 35 37 हो सकते हैं, 37 हो सकते हैं, और आपने एज्यूम करना है ये सारे पॉजिटिव हैं तभी डिटेक्ट होंगे ना। तो बेटा इसका क्या मैच बनेगा 70, इसका क्या मैच बनेगा 72, इसका क्या मैच बनेगा 74। फिर बेटा ये पॉसिबिलिटी भी है ना कि क्लोरीन 35 वाला सिर्फ चला जाए, तो इसका क्या बनेगा 35। फिर ये पॉसिबिलिटी भी तो है बेटा कि 37 वाला आए, इसका क्या होगा मैच 37। बच्चों आप जब क्लोरीन के सैंपल को, आप गौर से सुनना, आप जब क्लोरीन के सैंपल को मशीन में इन करोगे तो पहले तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल विदाउट फ्रेगमेंटेशन, बॉन्ड तोड़े बगैर डिटेक्टर पर जाकर हिट करे। तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि 70 वाला जिसका मैच 70 है वो भी हिट कर सकता है, 72 वाला भी, 74 वाला भी। तो आपको तीन पीक्स तो 70, 72, 74 पर मिलेंगी। लेकिन बेटा ये ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं ना, क्योंकि अनस्टेबल है। तो ये जो मॉलिक्यूलर आयन जब ब्रेक डाउन होगा तो आपको 35 37, आपको जब एग्जाम में लिखने के लिए कहा जाएगा बेटा आपको ये करना होगा डायरेक्ट, आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक, मॉलिक्यूलर आयन बनाकर नहीं दिखाना, आपको डायरेक्ट बस ये बनाना है जो मैंने यहां किया। तो अब आप जरा देखो बच्चों स्पेक्ट्रम, ये आपको नजर आ रहा है 74 पर, ये आपको नजर आ रहा है 72 पर, ये आपको नजर आ रहा है 70 पर, ये आपको नजर आ रहा है 37 पर, ये आपको नजर आ रहा है 35 पर। बच्चों अब आप लोग जरा इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो क्लोरीन से रिलेटेड, ठीक है, वो जरा आप लोग बेटा हैंड रेस करते जाएं। शाबाश। जी बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर ये सलाम। जो आपने ऊपर बनाया है कि आयनाइजेशन का, इसमें क्लोरीन एक रेडिकल फॉर्म कर रहा है और पॉजिटिव, तो क्या सर जो क्लोरीन रेडिकल है वो क्लोरीन से रिएक्ट नहीं कर जाएगा, वापस क्लोरीन Cl2 रेडिकल बना दे? मशीन में जाया हो जाएगा, अच्छा। मशीन में इसको ब्लॉक कर देंगे हम। रेडिकल का सही कोई सर। काम ही नहीं है बेटा, जो न्यूट्रल एटम ठीक है है वो सर। मशीन में लॉस्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयन है उनको हम एक्सेलरेट करवाएंगे। हमने ना इस मशीन के अंदर नेगेटिव प्लेट्स भी लगाई होती हैं, नेगेटिव प्लेट्स जो मैंने यहां पर नहीं बल्कि इस डायग्राम में भी शो नहीं कर रहा। नेगेटिव प्लेट्स होती हैं जो पॉजिटिव आयन को फौरन अपनी तरफ खींचती रहेंगी ताकि पॉजिटिव आयन फौरन आगे की तरफ मूव करे। सही सर। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन पूछते जाएं ताकि फिर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल करवाता हूं ना इसी तरह की, फिर आपकी ग्रिप हो जाएगी अच्छी। जी स्टूडेंट्स, अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं और वो एमसीक्यू पूछा हुआ है बेटा, वो एमसीक्यू है, सुनिएगा जरा। अब आपसे कोई पूछे कि क्लोरीन की कितनी पीक्स आएंगी तो आपने बताना है। अच्छा अगर कोई ये पूछे बेटा आपसे कि क्लोरीन की मॉलिक्यूलर आयन पीक्स कितनी आएंगी, बेटा इसका जरा आंसर दें। क्लोरीन की मॉलिक्यूलर आयन पीक्स, मॉलिक्यूलर आयन पीक्स कितनी होंगी भाई? 3 होंगी। वो पीक्स जो मॉलिक्यूल की वजह से आ रही हैं, ये मॉलिक्यूल तो नहीं है ना बच्चों ये नीचे वाले। टोटल पीक्स 5 हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन पीक कितनी है? 3 है। जी अनमोल। सर फ्रैगमेंटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? फ्रेगमेंटेशन बेटा ये है, मैं भी बताता हूं, बल्कि अभी मैंने और एग्जांपल्स करानी है, अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे आगे मजीद भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां भी देख लो। आपने जब और फ्रेगमेंटेशन आपसे पूछता है एग्जामिनर, फ्रेगमेंटेशन क्या है बच्चों? जब भी आप अपना सैंपल, जब भी आप अपना सैंपल मैस स्पेक्ट्रोमीटर मशीन में इन करेंगे, तो ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गन है, ये इलेक्ट्रॉन गन है ना जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करेंगे? आपके सैंपल को आयोनाइज करेंगे, गैशियस सैंपल को। ठीक है? तो बच्चों क्या होगा भाई कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करेंगे, बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली होगा यही कि बॉन्ड टूट जाएगा ना, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बावजूद वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा बेटा, जब आपने एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो बॉन्ड टूट जाएगा। इस बॉन्ड के टूटने को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इस बॉन्ड के टूटने को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। और देखो ये जो ब्लू कलर वाला क्लोरीन है,
इसका इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो ये ब्लू कलर वाला क्लोरीन पॉजिटिव में चला गया ना, और जो रेड कलर वाला क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन तो उसके पास था, वो फ्री रेडिकल में है। फ्री रेडिकल यूजलेस है, पॉजिटिव आयन को हम डिटेक्ट कर लेंगे। या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा कि जो रेड कलर वाला क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, रेड कलर वाला का इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब इसको ऐसे कह सकते हो, इस तरह भी हो सकता है भाई कि ये इलेक्ट्रॉनिक गन थी ना, यहां से बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये इसको निकाल सकते हैं, ये लॉस हो जाएगा। जब यहां से निकलेगा तो Cl पॉजिटिव, तो इस बॉन्ड टूटने के प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, और ये एमसीक्यू आया हुआ है। वो कहता है कि ऑक्सीजन हैज, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद, कोई आगे पीछे हो जाए तो आप इसको माफ कर दीजिएगा। ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटोप्स, 816, 817, 818। वो कहता है बताओ ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इनकी कितनी पीक्स आएंगी, हाउ मेनी पीक्स। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं ना कि हाउ मेनी पीक्स, तो इसमें अब मॉलिक्यूलर आयन पीक भी आ गई और आयंस की पीक भी आ गई, इनकी कितनी पीक्स आएंगी। तो बेटा आपको कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, आपको पता है क्या करना है, सुनो, आपको ये काम करना है, आप कॉम्बिनेशन बनाओ ना, O2 है ना, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई दोनों ऑक्सीजन 16 वाले हों, तो इसके मैस क्या बनता जाएगा, बस मैस बताते जाओ, 16 + 16 32, एक पीक 32 पर आएगी। और आप इसको एज्यूम करो कि ये आयन बना हुआ है, तभी डिटेक्ट होगा ना, जब ये आयन बना होगा तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छा फिर देखो, आपने बताना है कि आपके पास सैंपल है, उसमें ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं, टोटल पीक्स कितनी होंगी। तो अब बेटा उसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि O2 में दोनों ऑक्सीजन 16 के हों, एक 16 का हो, एक 17 का हो, 33 हो जाएगा बेटा। बेटा ये भी तो हो सकता है एक 16 का हो, एक 18 का हो, 34 हो जाएगा। फिर बेटा उसके बाद देखो और पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अब 17 से शुरू करते हैं, एक 17 हो और एक 18 हो, तो क्या होगा बेटा, 35, है ना। पहले 17 17 कर लेते हैं ना, एक 17 हो और दूसरा भी 17 हो, पहले ये कर लेते हैं ना बेटा। इसका मैथ क्या आएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी है ना कि O2 है और दोनों ऑक्सीजन 17 लगे हुए हैं। फिर एक 17 हो बच्चों और दूसरा 18 हो, 35 हो जाएगा। फिर बेटा ये पॉसिबिलिटी भी है तो कि दोनों 18 हो, O डबल बॉन्ड O18। अब पहले तो मॉलिक्यूलर आयन पीक की बात करते हैं। बेटा ये दो रिपीट हो रहे हैं, इनकी एक पीक आएगी, इन दोनों की एक पीक आएगी बच्चों, क्योंकि सेम मैस है ना। तो टोटल कितनी पीक्स आएंगी जरा बताओ, टोटल पीक्स कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5। मॉलिक्यूलर आयन पीक तो 5 है, मॉलिक्यूलर आयन पीक्स 5 मिलेंगी, और बाकी 3 इनकी कर लेना बेटा, बाकी एक इन 3 की कर लेना, कि ऑक्सीजन 16 प्लस एक इसकी आएगी, ऑक्सीजन 17 प्लस की आएगी और 18 प्लस की आएगी, तो बाकी 3 पीक्स इनकी आएंगी। तो टोटल पीक्स कितनी आएंगी, 8 पीक्स। 8 पीक्स आएंगी बच्चों। लेकिन आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर वो मॉलिक्यूलर आयन पीक कह रहा है तो फिर आपने बेटा इन पे नहीं जाना, फिर ये इन आयंस पे नहीं जाना जो O+ मैंने लिखा हुआ है। अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक है तो सिर्फ इन्हीं को देखना होगा, आप इनके बस कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपने, ये एक MCQ है। ठीक है बच्चों, अब एक दो एग्जांपल्स और करवाता हूं ताकि कल जब हम स्टार्ट करें तो हमारे लिए आसानी हो। बेटा ये तो अभी तक हम बात पता है किसकी कर रहे थे, एलिमेंट्स की, ये अभी तक हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की। लेकिन भाई ये तो कंपाउंड के साथ भी वर्किंग करता है, इट टेल्स द MR ऑफ कंपाउंड और स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड भी बताता है। बेटा अभी अराइद आपको बताऊंगा ना बेटा, अभी तो आज स्टार्ट हुआ है ना, सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चंस छोड़ दो, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझो। आप लोग बेटा पहले ना कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा करें, ठीक है, इसमें बिल्कुल जल्दबाजी ना किया करें, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो अच्छे तरीके से समझें। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट उस पर।
आपको एक और मैं जरा दिखाता हूं। जी बेटा, मैं इसके ऊपर हेडिंग दे रहा हूं। अब ये कंपाउंड की बात आ गई है, मैं इसके ऊपर हेडिंग दे रहा हूं बेटा। बस थोड़ी सी क्लास रहेगी, फिर हम छुट्टी करेंगे, क्योंकि ये हम कल डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसकी बेसिक अभी सिखाना चाह रहा हूं। मैस स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेन। मैस स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेन। छोड़ दे बेटा अभी इन पीक्स को, ये जो वो बता रहे हैं अभी इसको हम बात ही नहीं कर रहे। अभी हम पेंटेन को देखते हैं, पेंटेन ये, और इसकी जरा फ्रेगमेंटेशन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है भाई, आपसे फ्रेगमेंटेशन करवाता है। तो जरा देखते हैं कि एग्जामिनर का क्या स्टाइल होगा फ्रेगमेंटेशन करने का। ठीक है, देखो बच्चों, ये है CH3। रैंडम कहीं से भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ सकते हो। CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। अब बच्चों मैं बीच में मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं बना रहा, मॉलिक्यूलर आयन नहीं बना रहा, क्योंकि हमने एग्जाम का स्टाइल फॉलो करना है। तो वहां पर जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो डायरेक्ट करता है, बीच में मॉलिक्यूलर आयन नहीं बनाता, डायरेक्ट वो जो है ना आपको आयन में और रेडिकल में कन्वर्ट करना होता है। ये देखो, या एक करवा दूं पहले डिटेल में, चले एक डिटेल में कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एग्जाम वाला स्टाइल बताता हूं। बेटा आपने यहां से इलेक्ट्रॉनिक गन, यहां से बेटा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, ये थे बेटा इस तरह इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन को साथ ले गए। ठीक है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जब बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो आपके पास बनेगा CH3, CH2, 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 CH। बेटा मेरी बात सुनो, चाहे लॉस यहां से हुआ है, मुझे पता है यहां से लॉस हुआ है, लेकिन हम रिप्रेजेंट एंड में करेंगे। रिप्रेजेंट एंड में करते हैं, जब भी मॉलिक्यूलर आयन लिखना होता है रिप्रेजेंट एंड में करते हैं। लिखेंगे इधर बेटा, क्योंकि एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जो पर्पल कलर वाला इलेक्ट्रॉन गया तो मैं प्लस चार्ज, और एक बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये ब्लू कलर से दिए। लिखने का स्टाइल ये होता है, मॉलिक्यूलर आयन हमेशा ऐसे लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर एग्जामिनर कहे ना कि मॉलिक्यूलर आयन लिखने की इक्वेशन बनाओ, तो फिर आपने ऐसे लिखना है बेटा, साथ में शो कर दो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन इस तरह होती है, देखो। देखो बच्चों, CH3, CH2, 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 CH3। ये देखो बेटा, अब मैं आपको एग्जाम वाला बता रहा हूं, एग्जाम में कैसे करना हो। जब वो फ्रेगमेंटेशन कहेगा ना, आपकी मर्जी है, कोई भी फ्रेगमेंट बनाना है आपने, कहीं से बॉन्ड तोड़ दें भाई, ये आपकी मर्जी है, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, लेकिन करनी कैसे है वो सुन लो। मैं सपोज यहां से निकाल रहा हूं, इसको इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। अब बेटा देखो, जब आपने फ्रेगमेंटेशन का मतलब है बॉन्ड ब्रेक हो गया, फ्रेगमेंटेशन मीन आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। आपने बेटा अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव किया है, यहां से बॉन्ड तोड़ा है, तो बताओ आपके पास दो फ्रेगमेंट्स बने हैं, दो फ्रेगमेंट्स आपके पास बने हैं ना। ये जो बेटा ये वाला फ्रेगमेंट है, ये वाला जो येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये आयन बनेगा या रेडिकल होगा बताओ। ये आयन बनेगा या रेडिकल होगा। रेडिकल होगा, शाबाश। CH3, CH2 और ये डॉट, ये रेडिकल है। वैसे इसके ऊपर नहीं डालते बेटा, वो एंड पे ही डाल रहा होता है, बस इस तरह डाल दो। पर ये जो दूसरा बना है, ये वाला बच्चों, ये वाला जो होगा, ये आयन बना है, क्योंकि इसका ब्लू इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया ना, तो इसका आयन बनाना है बेटा आपने। कैसे बनाना है सुनो, आप लिखोगे CH3, CH2, CH2 प्लस। भाई हमारे लिए काम का कौन सा है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के लिए ये काम की चीज है। लेकिन बच्चों इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये जिसका आपने रेडिकल बनाया है ना, जिसका आपने रेडिकल बनाया है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी होगी कि, क्या पॉसिबिलिटी होगी
कि बेटा इस इथाइल का ये पर्पल वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप इसके ऑपोजिट भी जा सकते हो बेटा, कैसे कि इथाइल का आप आयन बनाओ और दूसरे का रेडिकल बना दो, है ना बच्चों, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, ये तो हो सकता है ना दोनों का। अब मुझे ये बताओ, अगर ये आयन बनता है, ये आयन, तो ये डिटेक्टर पर जाकर हिट करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका मैस कितना है भाई? इसका मैस कितना है जरा बताएंगे? इसका मैस कितना है भाई? 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। बच्चों 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है, मैस कितना होगा? 29। तो आपको पीक 29 पर मिलेगी। पीक कहां मिलेगी? 29 पर। बच्चों इसका कितना मैस होगा इस आयन का? 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 प्लस 3 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है। इसका जरा मैस बताएं मुझे कितना होगा? 43। शाबाश, ये इसका बेटा MR है ना, ये MR है इसका। तो आपको इसकी पीक 43 पर मिलेगी। और भाई ब्रेकिंग कहीं से भी करवा लो, आपकी मर्जी है, यहां से करवाओ, यहां से करवाओ, यहां से करवाओ, ये आपकी मर्जी है। अब जरा मैं आपको स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फिर क्लास एंड करते हैं बेटा। देखो ये स्पेक्ट्रम है। एक तो इसको देख के परेशान नहीं होना, सारी लाइंस एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, जो हमारे सिलेबस वाला काम होगा वही पूछेगा। सबसे पहला काम बेटा, ये जो हैवीएस्ट पीक है, देखो ये मैस टू चार्ज रेशियो है, दिस इज द हैवीएस्ट पीक। बच्चों ये हैवीएस्ट पीक, ये विदाउट फ्रेगमेंटेशन। याद रखिएगा, जब भी आपके पास स्पेक्ट्रम आए, अब ये बात गौर से सुनिए, जब भी आपके पास स्पेक्ट्रम आए ना, मैस स्पेक्ट्रम, पहला काम पता है क्या करना है? पहला काम क्या करना है? आपने देखना है कि इस स्केल में वो कौन सी पीक है जिसका मैस सबसे ज्यादा है। वो कौन सी पीक है जिसका मैस सबसे ज्यादा है? वो जो मैस होगा ना, वो आपके कंपाउंड का MR होगा। आप कहेंगे ये क्यों? ये इसलिए बेटा कि क्या मैंने आपको ये नहीं कहा था कि ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि बाज दफा आप अपने सैंपल में फ्रेगमेंटे आयोनाइजेशन करवाते हैं तो बॉन्ड नहीं टूटता और पूरे का पूरा मॉलिक्यूल आयन की फॉर्म में ही रहता है? क्या ये पॉसिबिलिटी होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो आपको बच्चों जो हैवीएस्ट पीक मिलती है ना, वो असल में आपके कंपाउंड का MR होती है। तो हैवीएस्ट पीक इज द MR, ये याद रखिएगा बेटा। हैवीएस्ट पीक जो होगी आज के बाद मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में, वो क्या होगी? MR होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, एक पीक 29 पर आ रही है, ये पीक किन की वजह से आती है? क्या पॉजिटिव आयंस की वजह से आती है या नहीं आती? बिल्कुल आती है। तो आप ये सोचोगे भाई कि ये 29 की वजह से ये जो पीक आ रही है, ये क्यों आ रही है? बेटा हाईएस्ट उसको जी, जो हैवीएस्ट पीक है वो आपका MR होगी। अब मेरी बात सुने कि जो 29 पर जो पीक आ रही है, ये किस आयन की वजह से आ रही है? तो इसके सोचने के दो तरीके हैं। वैसे तो बेस्ट ही होता है आप इसको याद कर लेना बेटा, याद कर लो तो सबसे आसान है। कि कैसे याद करना है? कि CH3 प्लस, इसकी पीक पता है कहां पर आती है? इसका मैस बताओ ना क्या है? इसका MR कितना है? कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन 15 पर आएगी। C2H5 प्लस, इसकी पीक कहां पर आएगी? 29 पर आएगी। ठीक है। C3H7 प्लस, इसकी पीक कहां आएगी? 43 पर आएगी। तो ये इनके मैसेज हैं। लेकिन एक और तरीका भी है। वो क्या? आप जब देखते हो ना भाई कि ये 29 पर एक पीक आ रही है और ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है और कुछ नहीं है, तो आप ये सोचो भाई कि इस 29 में कितने कार्बन आ सकते हैं? ये बताओ, इस 29 में कितने कार्बन आ सकते हैं बच्चों? एक कार्बन आ सकता है, दो आ सकते हैं, तीन। एक कार्बन का मैस 12 है, एक कार्बन का मैस 12 है, दो कार्बन का मैस 24 है। तो 29 के अंदर कितने कार्बन आ सकते हैं? दो कार्बन ना। तो आपको थोड़ा आइडिया नहीं हो जाएगा भाई कि ये C2H5 की वजह से ये पीक आई है? फिर सुनो, फिर सुनो, 43 है ना। आपको ये सोचना है भाई ये 43 कितने कार्बन की वजह से ये पीक आ रही है। आप ये सोचो भाई कि ये 43 जो है, इसमें कितने कार्बन आ सकते हैं? एक कार्बन का मैस 12, दो कार्बन का मैस 24,
3 कार्बन का मैस 36, 4 कार्बन का मैस कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना वो तो इस 43 में 3 कार्बन होंगे, 36 3 कार्बन मतलब 36, तो बाकी हाइड्रोजन होने चाहिए बेटा। 36 43 को माइनस करो, 36 43 को माइनस करो, तो ये 7 हाइड्रोजन होंगे। ये उस सूरत में होगा अगर हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन वगैरह ना हो, तब ये वर्किंग बता रहा हूं। इसी तरीके से बेटा ये सोचो 57 है, 57 में कितने कार्बन आ सकते हैं बच्चों, 57 में कितने कार्बन आ सकते हैं, एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24, तीन कार्बन का 36, चार कार्बन का कितना हो जाएगा बेटा 48, 48 हो गया ना। पांच कार्बन का 60 होता है, पांच कार्बन तो नहीं आ सकते ना, तो बेटा चार कार्बन होंगे और बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर लो ताकि ये मैच पूरा हो जाए। C4H9 प्लस। तो बच्चों हम यहां से इंशाल्लाह कल दोबारा स्टार्ट करेंगे, कल आपको यहीं से कराऊंगा, लेकिन लास्ट चीज सुन लो जाते जाते। बेटा जो पीक नहीं बनी बस नहीं, वो यहां पर नहीं शो करना ना, जो पीक नहीं बनी वो नहीं बनी, ठीक है। अब बेटा एक और जरा देखो, ओरिजिनल आपका मॉलिक्यूल था ये, ओरिजिनल आपका मॉलिक्यूल था बेटा ये 72, 72 में कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई, ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है। फिर फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हुई, 72 आपका टोटल एमआर था, फिर बेटा आपके पास बना 57। मुझे ये बता सकते हो 72 और 57 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 का। बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, अब देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा यहां से। CH3 CH2 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 CH3, ये 72 था भाई, 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो 72 में से क्या चीज कट करें। अगर तीन हाइड्रोजन कट करेंगे तो 69 हो जाएगा। अगर यहां से कट करते हैं, अगर यहां से कट करते हैं CH3, तो CH3 CH2 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 प्लस ये 57 आ रहा है। तो आप बेटा इसके बहुत सारे तरीके होंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, आपको थोड़ा सा भी आइडिया दिया मैंने। कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। और बेटा बराए मेहरबानी फौरन पास पेपर की बातें ना शुरू कर दिया करें, पहले कॉन्सेप्ट तो ले लिया करें भाई। कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं करवाऊं और पास पेपर ना करवाऊं, नहीं है ना भाई, तो मैं पास पेपर करवाऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें। कल भी हम कॉन्सेप्ट करेंगे, कोई पास पेपर कल नहीं होंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन पूछ लें भाई, जो जो क्वेश्चन है शाबाश, जो जो क्वेश्चन है बेटा पहले पूछें, हैंड रेस करते जाएं, शाबाश। जी बेटा। सर ये जो आपने कहा था ऑर्गेनिक एक माइंड मैप है, तो वो आप भेज सकते हैं ऑर्गेनिक, जिसमें सारे रिएक्शन, माइंड वो मैप बेटा जिसमें वो। वो भी मैंने वो आपको क्लास करवानी है बेटा, अच्छा अच्छा, आप क्लास आपको करवाएंगे, ठीक करवाऊंगा है। तो आपने खुद बनाना होगा, मैं यहाँ बनवाऊंगा तो आप लोग भी लिखते जाएंगे, वो अच्छा, मैं करूंगा इंशाल्लाह। सही, ठीक है बेटा, फिर अभी ठीक है सर। नमाज का टाइम भी हो गया है, अभी इतना काफी है, थोड़ी क्लास लंबी होगी थी आज। कल इंशाल्लाह हम, जी खुबैब। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर बस एक क्वेश्चन है कि जो हाँ, फ्रैगमेंटेशन का एग्जामिनर हमें कहेगा वो हम इन्हीं पीक्स को देख के बनाएंगे। बेटा छोड़ दो ना, अभी एग्जामिनर का तो मैंने बात ही नहीं की। एग्जामिनर के बहुत डिफरेंट स्टाइल से वो पूछेगा। सपोज करते हैं, चलो एक मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर कहेगा भाई कि आप ना, आप आपको बता देगा कि आप एक फ्रेगमेंटेशन करें जिसमें इथाइल का आयन बनाएं, इथाइल का। तो वो बेसिकली चेक क्या करेगा उसमें, मैं आपको बताता हूँ। वो चेक ये करेगा बेटा, वो चेक ये करेगा उसमें कि बच्चा जब फ्रेगमेंटेशन कर रहा है तो क्या वो इथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, ये चेक करेगा। ये चेक करेगा खुबैब कि जब बच्चा एक फ्रेगमेंटेशन कर रहा है कि जो दूसरा फ्रेगमेंट है क्या उसका रेडिकल बना रहा है या नहीं बना रहा। बाकी फ्रेगमेंटेशन आप कहीं से भी कर लें, वो आपको कह देगा भाई आप मिथाइल की फ्रेगमेंटेशन करें और मिथाइल का पॉजिटिव आयन बनाएं, या ये कह सकता है कि बताओ भाई ये जो 29 की पीक आ रही है ये किस फ्रेगमेंट की वजह से आ रही है, उसकी इक्वेशन लिखें, किस फ्रेगमेंट की वजह से आ रही है उसकी इक्वेशन लिखें। अच्छा एमन आप पूछती हैं कि जो हाईएस्ट पीक, बेटा ये बात कल बतानी थी लेकिन अभी चले सुन ले जाते जाते, कि जो हैवीएस्ट पीक होती है ना, ये वो आयन होता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो सबसे ज्यादा बन रहा होता है, उसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है मशीन के अंदर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है रेयान, मैं चेक करता हूँ बेटा।
अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।